नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। दोस्तों, चेटकिन कहानी का दूसरा और आखिरी भाग शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले भाग में पूछे एक सवाल के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। सवाल ये था कि आपको बताना था कि जो महेश के साथ जो आदमी भाग रहा था वो कौन था। तो बहुत सारे लोगों ने इस सवाल के अलग अलग जवाब दिए हैं। किसी ने कहा है कि वो बुढ़िया का बेटा था, तो किसी ने कहा है कि वो ट्रक ड्राइवर या उसका साथी होगा। तो आइए इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए आज की कहानी को सुनते हैं। और अगर आपने पहला भाग नहीं सुना है तो इस भाग को सुनने से पहले उसे ज़रूर सुने, क्योंकि अगर आप क्यूरियोसिटी को बरकरार रखना चाहते हैं तो पहला भाग सुनना ज़रूरी है। लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए आज का अगला भाग शुरू करते हैं। चांद की हल्की सफ़ेद रोशनी में पेड़ों की काली परछाइयों में छुपते छुपाते हम दोनों भागे जा रहे थे। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। दूर से सुनाई दे रही चीखें अब कब की शांत हो चुकी थी। पता नहीं वहां क्या हुआ होगा, पता नहीं मेरे दोस्त जिंदा है भी या नहीं, लेकिन हम दोनों जिंदा थे और भागते हुए काफी दूर तक आ चुके थे। थकान के मारे मेरा गला सूख चुका था, सांसें फूल रही थी और दिमाग चकराने लगा था। मेरे साथ वाला आदमी बार बार रुकता और जोर जोर से हाँफने लगता था। आखिरकार वो एक जगह एक पेड़ के नीचे जाकर गिर पड़ा। मैं भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया। हम कहाँ जा रहे हैं? यही पास में एक गांव है। हमें लोगों की मदद लेनी होगी। अकेले हम उस चेटकिन का सामना नहीं कर सकते। वो तेज है, हमसे ज़्यादा ताकतवर है। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त को फाड़ दिया था। मैं उस आदमी के पास जाकर बैठ गया। क्या अब हम खतरे से बाहर हैं? उसने हाँफते हुए मेरी ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। हम दोनों कुछ देर चुपचाप वहीं पर बैठे रहे, लेकिन हमारी नज़र बार बार आसपास घूम रही थी। हर बारीक से बारीक आहट हमारे अंदर डर पैदा कर रही थी। कुछ देर वहां रुकने के बाद आदमी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, चलो चलते हैं, हमें जल्दी करना होगा वरना हम तुम्हारे दोस्त को नहीं बचा पाएंगे। मैं भी उठकर उस आदमी के पीछे चलने लगा। क्या उस चेटकिन ने मेरे दोस्त को मार दिया होगा? उसने आगे चलते हुए जवाब दिया, शायद नहीं। मेरे दोस्त की जान लेने के बाद उनकी भूख मिट गई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझे भी मार चुके होते। मैं उनके साथ साथ चलने लगा। ऊबड़ खाबड़ रास्ता और वो जगह घास और पेड़ों से भरी हुई थी। ये चेटकिन क्या है और आप उसके जाल में कैसे फंस गए? उस ट्रक ड्राइवर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बबलू के कारण, मेरे उस दोस्त के कारण। अगर वो जिद नहीं करता तो मैं कभी इस रास्ते से नहीं आता। वैसे मैं कोई ट्रक ड्राइवर तो नहीं हूं, बस कभी कभार अपना हाथ साफ कर लेता हूं। और वो आदमी फिर मुझे अपनी आप बीती सुनाने लगा। बबलू को कल एक काम मिला था। उसे यहीं पास के गांव में एक घर के निर्माण के लिए ज़रूरी ईंट रेत वगैरह पहुंचानी थी। दिन भर में 4 ट्रिप होनी थी, लेकिन बबलू सुबह से नशे की हालत में था। इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं ट्रक चलाता हूं, जो कुछ पैसे मिलेंगे हम आधे आधे कर लेंगे। वो मेरी बात मान गया और मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गया। सुबह से शाम तक हमने 3 ट्रिप पूरी की, बस एक आखिरी ट्रिप बाकी थी। लेकिन वहां से निकलते ही हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। फिर मैकेनिक को बुलाने में और गाड़ी ठीक करने में हमारे 4-5 घंटे वही बर्बाद हो गए। कॉन्ट्रैक्टर हमें गाली देने लगा क्योंकि हमारे कारण उसका काम अटका पड़ा था। हम वहां से निकले तब कुछ 8 या 9 बजे थे। बबलू ने जब गाड़ी बंद पड़ी थी तो शायद कहीं से शराब का जुगाड़ कर लिया और फिर से वो शराब पीने लगा। और जिस वक्त हम वहां से निकल रहे थे तब बबलू ने मुझे कहा कि हम निचले वाले रास्ते से निकल जाएंगे, क्योंकि आते वक्त हमने देखा था कि बाहर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। बबलू खुद नशे में धुत था और मेरे पास लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं था। तब वहां खड़े एक आदमी ने हमें कहा कि गलती से भी इस वक्त उस रास्ते से सफ़र मत करना, रास्ता खराब तो है ही, समझ नहीं पाओगे कि कहाँ जा रहे हो। लेकिन उससे ज़्यादा खराब बात यह है कि वहाँ खूंखार जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक एक चीज़ रहती है। लोग उसे चेटकिन कहते हैं। हमें नहीं पता था कि चेटकिन क्या होती है, लेकिन मैंने भी सोच रखा था कि भले ही पुलिस पकड़ के ले जाएगी चलेगा, लेकिन कोई खतरा मोल नहीं लेंगे। पर बबलू कहाँ सुनने वाला था। वो बार बार उसी रास्ते से जाने की जिद करने लगा। उसकी जिद के चलते मैंने भी ट्रक को छोटे रास्ते पर मोड़ लिया। कुछ देर बाद हमें जंगल का रास्ता लगा और एक आधे घंटे बाद मुझे एहसास हुआ कि हम रास्ता भटक गए हैं। इतनी देर में हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए था। कच्चा खराब रास्ता,
और उसमें ट्रक का स्पीड भी कम था। और तब बबलू ने मुझे कहा, लगता है कि कोई जानवर हमारे पीछे पड़ा है। अब तक मैं ट्रक आराम से चला रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी वो बात सुनी, मैं चौकन्ना हो गया। मैंने उससे पूछा कि कौन जानवर, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया? उसने अपनी नशेड़ी आंखों पर जोर देकर कहा, मैंने 3-4 बार किसी चीज को ट्रक के इस साइड से गुजरते देखा। पता नहीं क्या था, पर कोई जानवर ही लग रहा था। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। यह ट्रक इतना मजबूत है कि कोई जानवर इसके अंदर घुस नहीं पाएगा। उसने ऐसा कहा और मेरा ध्यान उसके बगल वाले आईने पर चला गया। वहां कोई चीज ट्रक के पीछे लटकते हुए झूल रही थी। मैं जोर से चिल्लाया, बबलू संभल कर। और बबलू मेरी बात को समझ पाता उससे पहले ही पलक झपकते उस अजीब जानवर ने दरवाजा खोला और चलते ट्रक से बबलू को बाहर खींच लिया। मैं ट्रक को संभालने लगा। मैंने उसी पल उस अजीब जानवर जैसी परछाई को मेरी दाईं तरफ भागते देखा। भयानक काला सड़ा हुआ चेहरा, अजीब सी आंखें, भिजे हुए दांत, और मुझे घूरते हुए वो एक अजीब सी आवाज निकालकर गाड़ी के साथ साथ भाग रही थी। वो बेहद ही अजीब औरत थी। मैंने ट्रक को तेजी से भगाना चाहा, लेकिन उसी वक्त ट्रक में फिर से कुछ खराबी आ गई और हमारा ट्रक जगह पर ही रुक गया। मैंने वही पड़ा एक पाना उठा लिया और सतर्क होकर बैठा रहा। मेरा दिमाग तब सुन्न पड़ चुका था। बबलू कहा था कुछ पता नहीं था, उसकी कोई आवाज नहीं थी। और उस पल मुझे दांत टिकटिकाने की आवाज सुनाई दी। मैं फिर से चौकन्ना होकर वही बैठा रहा। मेरे हाथ पांव बर्फ से सख्त हो गए थे। उसके कुछ पल बाद मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, ऐसी आवाज जिसे सुनकर पूरे शरीर में सनसनाहट सी दौड़ गई। एक अजीब डर से मेरा शरीर कांप उठा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और तब मैंने देखा, मेरी गाड़ी के सामने एक भयानक दिखने वाली औरत खड़ी थी। अपने दांतों से वो आवाज करते हुए अपने मुंह को किसी जानवर की तरह खोल रही थी। पर जैसे ही मैंने लाइटर जलाया, वो मुझे घूरते हुए झाड़ियों में चली गई। फिर एक दूर जाती घसीटने की आवाज मेरे कानों पर पड़ी और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। पर फिर भी मैं वहीं पर बैठा रहा। मैं सोच रहा था कि वहां आखिर हुआ क्या है। मैं करीबन 20 मिनट तक वैसे ही बैठा हुआ था। मैंने ट्रक को चालू करने की बहुत कोशिश की, पर ट्रक नहीं चला। अब मैं इतना तो समझ चुका था कि मैं उस अजीब जानवर जैसी औरत का सामना अकेले नहीं कर पाऊंगा। जो मेरे दोस्त को पलक झपकते ही खींचकर ले जा सकती है, वो जरूर मुझसे ज्यादा ताकतवर होगी। हो न हो ये वही चेटकिन होगी जिसकी वो आदमी बात कर रहा था। और इसलिए मैंने शांति से दिमाग से काम लेने का निर्णय लिया। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं ट्रक से बाहर नहीं जाऊंगा। केबिन में एक डीजल का कैन पड़ा था। मैं वही एक हाथ में डीजल का कैन और दूसरे हाथ में लाइटर पकड़कर बैठा रहा। मैंने सोच लिया था कि अगर उस चेटकिन ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं उसे जला दूंगा, इस ट्रक को जला दूंगा, भले ही उस आग में मैं ही क्यों न जल जाऊं। पर काफी देर तक मुझे वहां कोई आवाज, कोई हलचल सुनाई नहीं दी। मैं उस ट्रक ड्राइवर के पीछे चलते हुए उसकी आप बीती सुन रहा था। उसकी कहानी हमारी कहानी से अलग नहीं थी। मैंने बीच में ही उसे सवाल किया, तो फिर आप उस कुएं में कैसे पहुंचे? वो एक छल था, सोची समझी चाल थी उस बुढ़िया की, जिसने तुम्हें आसरा दिया था। मैं जब वहां रुका था तब मुझे सामने से वही बुढ़िया ट्रक की तरफ आती हुई दिखाई दी। उसके साथ मेरा दोस्त बबलू भी था। नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था। उसे देख मैं बहुत खुश हो गया और गाड़ी से नीचे उतरा। तब बबलू ने मुझे बताया कि बुढ़िया ने उसकी जान बचाई है। मैं थोड़ा हैरान था क्योंकि वो तब भी नशे की हालत में था, लेकिन हमारा ट्रक बंद पड़ा था और इसलिए वहां रुकने में हमें खतरा था। आखिरकार हम दोनों बुढ़िया के साथ उसके झोपड़े पर चले गए। बबलू तो नशे में था, पर मैं इस बात को सोचकर अचंभित था कि बुढ़िया अकेले यहां कैसे रह लेती है, जबकि एक भयानक जानवर जैसे दिखने वाली औरत उसके ठिकाने के आसपास हर वक्त मंडराती रहती है। मुझे शक था और इसलिए मैंने चुपचाप एक टॉर्च और एक लोहे का पाना अपनी जेब में रख लिया। फिर मैंने चलते चलते ही बुढ़िया से पूछा, तो बुढ़िया ने मुझे कहा कि वो चेटकिन है, चेटकिन उसी की बहन है, लेकिन वो उससे डरती है। उसकी बात सुनकर मुझ में और कुतूहल जाग गया। मैंने उससे पूछा, मतलब ये ऐसा कैसे हो गया? बुढ़िया ने चलते चलते मुझे एक अपनी कहानी सुनाई, जिसमें उसने बताया कि वो दोनों सगी बहनें हैं। कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी बहन दिमागी कमजोर थी, इसलिए उसे हमेशा घर में बांध कर रखते थे।
तब वो अपनी माँ के साथ इसी झोपड़े में रहा करती थी। बड़ी बहन की शादी के बाद उसका बस 2-3 बार यहाँ आना हुआ था। फिर वो सीधे 6 या 7 साल बाद अपने पति और 2 बच्चों के साथ घर लौटी थी। घर की हालत बहुत खराब थी। उसने घर के अंदर जाकर देखा तो उसकी बहन वही कमजोर अधमरी हालत में जंजीरों में बंधी पड़ी थी। अपनी बहन की हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। बहन के पास ही खाट पर एक कंकाल था और वो समझ गई कि उसकी माँ की यहीं खाट पर पड़े पड़े ही मौत हो गई थी। उसने अपनी बहन को छुड़ाया और कुछ दिन वहीं रुकने का फैसला किया, लेकिन यही फैसला उसकी तबाही का कारण बना। उसने घर को ठीक कर लिया, रहने लायक बनाया, लेकिन उस बीच उसे समझ आ गया था कि उसकी बहन की जबान चली गई है। वो अब बोल नहीं सकती थी, बस एक अजीब सी दर्द भरी आवाज निकालती थी। कुछ 4-5 दिन गुजरने के बाद अगले दिन जब वो उठी तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे गायब थे। बुढ़िया ने अपने पति को घर बुला लिया और बच्चों को दिन भर यहाँ वहां ढूंढा, हर जगह पर तलाश किया, पर उसे अपने बच्चे कहीं नहीं मिले। उसकी बहन को तो इस बात का कोई दुख नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, लेकिन बुढ़िया ने बहन की इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि उसकी दिमागी हालत पहले से ही खराब है। उसी रात बुढ़िया को झोपड़े के बाहर से कुछ टूटने की, चबाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई हड्डियां चबा रहा हो, मांस खा रहा हो। बुढ़िया ने उठकर देखा तो उसकी बहन कुएं के पास बैठकर उसके पति के सर को फोड़कर खा रही थी। वो देख बुढ़िया को बहुत गुस्सा आ गया और वो अपनी बहन को कुएं के अंदर धक्का देने ही वाली थी कि उसने देखा कि उसके दोनों बच्चों की लाशें कुएं के अंदर कटी टूटी हालत में पड़ी हुई है। वो सब देख बुढ़िया अंदर से टूट गई। उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी, कुछ नहीं बचा था, और तब से वो यहाँ पर रह रही है। वो अपनी बहन को चेटकिन कहती है क्योंकि उसने अपने ही परिवार के लोगों को खा लिया था। मैं उस आदमी की कहानी सुन रहा था और मुझे ठीक वैसी ही एक कहानी याद आ रही थी जो हमें उसी बुढ़िया ने सुनाई थी, एक बिल्ली की कहानी। उस ट्रक ड्राइवर ने आगे कहा, बुढ़िया ने हमें बताया कि उसने अपनी बहन को बहुत पीटा, बहुत मारा, लेकिन फिर भी वो मरी नहीं। उसका शरीर अजीब था, अजीब तरह से ढल चुका था, लेकिन उस दिन से वो चेटकिन आज भी उस बुढ़िया से डरती है, अपनी बहन से डरती है। जब बुढ़िया ने यह बात कही, ठीक अगले पल दरवाजे पर दस्तक हुई। बुढ़िया ने अपनी बात खत्म करते हुए हंसते हुए कहा, लगता है मेरी बहन आ गई। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि अभी अभी उसने कहा था कि उसकी छोटी बहन उससे डरती है। बुढ़िया ने दरवाजा खोला और नीचे बैठ गई। वो चेटकिन दरवाजे पर खड़ी थी और हमें देख हंस रही थी। बबलू ने उसे देख भागने की नाकाम कोशिश की और नशे की हालत में वहीं पर नीचे गिर पड़ा। मैं भी घबराकर वहीं बैठा रहा, क्योंकि मैं जान चुका था कि कितनी चालाकी से उन्होंने मुझे अपने जाल में फंसाया था। बुढ़िया मेरे पास आकर बैठ गई और उसने अजीब तरह से हंसकर कहा कि जितना झटपटाओगे उतनी ही जल्दी मारे जाओगे, और आज तक यहाँ से कोई भाग नहीं सका है। मेरी बहन बहुत तेज है, चेटकिन है मेरी बहन। उसने बड़े आराम से मेरे हाथ पैर बांध दिए और फिर मुझे घसीटते हुए बाहर ले गई। कुएं के पास ले जाकर उसने मुझे धक्का दे दिया। मेरी पीठ पर बहुत जोर से चोट लगी, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप पड़ा रहा। मेरे बाद बबलू को भी वहां लाया गया, लेकिन होश में आते ही बबलू झटपटाने लगा, जोर जोर से चीखने लगा। चेटकिन भी उसके साथ साथ अजीब सी आवाज करने लगी और फिर अगले ही पल एक झटके में उसने बबलू का गला काट दिया। मेरी आंखों के सामने उसने उसके शरीर को फाड़ दिया और वहीं एक पेड़ से लटका दिया। वो फिर अपने नाखूनों से उसके शरीर को काटने लगी, फाड़ने लगी, उसका टपकता हुआ खून पीने लगी। वो देख मैं भी चीख पड़ा तो उसने मेरे दोस्त के शरीर का एक मांस का टुकड़ा मेरे मुंह में भर दिया और मेरा मुंह भी एक कपड़े से बांध दिया। मैं वहां पड़े पड़े कांप रहा था, अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि जितना शांत रह सकूं मुझे उतना शांत रहना है, वरना वो मुझे कभी भी मार देगी। और फिर उसके कुछ देर बाद तुम वहां आ गए। ट्रक ड्राइवर की पूरी कहानी सुनने के बाद मैंने उसे हमारे साथ घटी कहानी बताई। रात का सफर, पार्टी, फिर गलत रास्ते को चुनना और उस चेटकिन का अचानक से दिखाई देना। मैंने उसे बुढ़िया ने बताई बिल्ली की कहानी भी सुनाई, जिसे सुनकर वो आदमी सोच में पड़ गया। और फिर चलते चलते अचानक हमें कहीं से छप छप की आवाज़ सुनाई देने लगी। हम दोनों चौंक गए और घबरा कर वहीं एक पेड़ के पीछे छुपे। पीछे देखा तो एक काली परछाई हमारी ओर बढ़ती दिखाई दी, लेकिन थोड़ी देर में ही हमें महसूस हुआ कि वो परछाई उस चेटकिन की नहीं बल्कि किसी आदमी की है।
जब वो परछाई और पास आती गई तो मैंने देखा कि वो तो महेंद्र है। मैं जहां छुपा था वहां से बाहर चला गया। मुझे देख महेंद्र भागते हुए हाँफता हुआ मेरे पास आकर गिर पड़ा। हम तीनों की भी हालत एक जैसी थी। हमने महेंद्र को कुछ देर सांस लेने दी और फिर उसे पूछा, क्या हुआ, तू यहां तक कैसे आ गया? उसने थूक निगलते हुए कहा, बुढ़िया ने मेरी जान बचाई। जब वो चेटकिन दरवाजे पर आई थी तो वो हम दोनों पर झपट पड़ी। हम सबके बीच झटपटाहट हुई और मनोज उस झटपटाहट में बेहोश हो गया। बुढ़िया ने मेरी जान बचाई। उस बुढ़िया ने मुझे एक पानी दिया, ये लाल पानी, और कहा कि वो चेटकिन इस पानी से डरती है। जब तक ये पानी मेरे पास है वो चेटकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उसी ने मुझे कहा कि तुम जाकर अपने दोस्त को यहाँ लेकर आओ। तब तक मैं इसका ध्यान रखती हूँ। चलो, हमें वापस जाकर अपने दोस्त को बचाना होगा। तभी उस ट्रक ड्राइवर ने पूछा, और उस चेटकिन का क्या हुआ? उसने नाम में सर हिलाते हुए जवाब दिया, पता नहीं, पानी डालते ही वो कहीं भाग गई, अचानक से गायब हो गई। मेरे पास खड़े ट्रक ड्राइवर ने उस पानी को सूंघ कर देखा और उसे वहीं पर फेंकते हुए कहा, ये पानी नहीं है, ये खून है। उसने फिर गुस्से में ही कहा, मैंने कहा था ना, बुढ़िया बहुत चालाक है, वो तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। लेकिन शायद उसे पता नहीं है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं। उसकी वो सब बातें सुनकर मेरा दिमाग चकराने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। महेंद्र ने अपने सर पर मारते हुए उसे पूछा, तो तुम बताओ, अब हमें आगे क्या करना है? उस ट्रक ड्राइवर ने तेजी से आगे चलते हुए कहा, हमें पास के गांव जाकर मदद लेनी होगी। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। लेकिन तुमने मुझे जो बताया है उसके मुताबिक गांव अब भी 8 से 10 किलोमीटर दूर है और हमें वहां चलकर जाने में और वापस यहां आने में कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तब तक तो वो हमारे दोस्त को जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर वो ट्रक ड्राइवर कुछ सोचने लगा। कुछ सोचकर उसने हमसे पूछा, तुम दोनों के पास अपने बचाव के लिए कुछ है? हम दोनों ने भी एक साथ ना में सर हिलाया। फिर उसने अपनी जेब से एक लाइटर निकाल कर कहा, मेरे पास बस यही है। लेकिन अब तक जो मुझे समझ आया है, अगर वो सही है तो वो बुढ़िया ताकतवर और चालाक है और उसकी बहन चेटकिन तेज तो है पर ताकतवर नहीं है, और इसलिए वो दोनों मिलकर शिकार करती है। एक शिकार को ढूंढती है तो दूसरी उसे अपने जाल में फंसाती है, क्योंकि अगर चेटकिन इतनी ताकतवर होती तो वो हमें अब तक मार चुकी होती। उसने तुम लोगों पर भी बस हमला किया था और हम पर भी। उनका असली खेल झोपड़ी के पास शुरू होता है। महेंद्र ने हैरान होकर उससे सवाल किया, तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना होगा? वो ट्रक ड्राइवर फिर से कुछ सोचने लगा। काफी देर तक वो वहीं पर बैठा रहा और फिर उसने कहा, हमें वही करना होगा जो वो चाहती है। हम जब तक साथ है वो हमें कुछ नहीं कर सकती। चलो चलो मेरे साथ। हम उस ट्रक ड्राइवर के पीछे पीछे वापस झोपड़ी की ओर जाने लगे। लेकिन कुछ देर बाद वो हमें झोपड़ी पर ले जाने के बजाय अपने ट्रक के पास ले गया। वहां जाकर वो कुछ ढूंढने लगा। हम भी उसके साथ उस ट्रक के केबिन में चले गए। उसने ट्रक के केबिन के दरवाजे बंद कर दिए। फिर उसने दरवाजों पर और सामने कांच पर कपड़ा चढ़ा दिया। वो ट्रक में यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ रहा था। कुछ देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उसने बड़ी बड़ी दारू की 4-5 बोतलें बाहर निकाली। फिर उसने वहीं नीचे झुककर उन बोतलों में डीजल भर दिया और हम दोनों के पास 2-2 बोतलें रखने के लिए पकड़ा दी और खुद ने 1 बोतल और आधा बचा कैन ले लिया। उसने हमें उन बोतलों को तुरंत अपने कपड़ों में छुपा कर रखने के लिए कहा और साथ ही उसने गाड़ी में पड़ा एक माचिस दिया और फिर हमें झोपड़े पर आगे जाने के लिए कहा। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया और मैंने उससे पूछा, मैं समझा नहीं, हम दोनों आगे जाकर क्या करेंगे? और तब उस ट्रक ड्राइवर ने हमारे कान के पास आकर कहा, अगर वो चेटकिन हमारे आसपास है तो वो हमारी बातें सुन सकती है और मुझे यकीन है कि बुढ़िया को हमारी हर चाल का पता चल सकता है, क्योंकि वो तेज है और बुढ़िया चालाक है। तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। कुछ भी खतरा महसूस हो तो बोतल फोड़कर बस आग जला देना। हमें उस ट्रक ड्राइवर की बात ठीक से समझ तो नहीं आई, लेकिन उसके दिमाग में कुछ प्लान था, इसलिए फिर हम नीचे उतर गए और झोपड़ी की ओर चल पड़े। हमें आसपास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी और मन ही मन में हम सोच रहे थे कि यह जरूर चेटकिन होगी। फिर भी हम चुपचाप चलते रहे। कुछ 15 से 20 मिनट बाद हम झोपड़े के पास पहुंचे। हम जैसे ही झोपड़े के दरवाजे पर पहुंचे, बुढ़िया ने अपने आप दरवाज़ा खोल दिया
और हमें देख मुस्कुराते हुए उसने कहा, आ गए, आओ अंदर आ जाओ, अच्छा हुआ कि तुम जल्दी आ गए। हम झोपड़े के अंदर चले गए। देखा तो हमारे दोस्त के सर से खून निकल रहा था। वो देख हम दोनों थोड़ा घबरा गए। माँ जी, ये खून? उस बुढ़िया ने अपनी अजीब आवाज में जवाब दिया, मेरी बहन इसका खून पीना चाहती थी, पर मैंने उसे रोक दिया। मैंने चौंक कर कहा, आपकी बहन? मतलब? बुढ़िया खिलखिलाकर हंसने लगी और फिर हंसते हुए उसने कहा, अब ये नाटक करने से क्या फायदा? मैं जानती हूँ कि तुम दोनों सब जान चुके हो, बस तुम्हारे तीसरे साथी के आने का इंतज़ार है। वो आ जाए तो हम अपना काम निपटा ले। हम संभल कर पीछे खिसक गए। बुढ़िया ने खाट पर बैठते हुए हमें कहा, बैठो बैठो, आराम से बैठो, अभी भी थोड़ा वक्त है तुम्हारे पास। चलो, तब तक मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। हम वही पीछे खिसक कर बैठ गए और बुढ़िया ने अपना सर हिलाते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू की। हमारा परिवार मेरे बचपन से ही गरीब था। मेरे जन्म के काफ़ी सालों बाद माँ को जब दूसरी भी बेटी हुई तो पिताजी माँ को छोड़कर चले गए। छोटी बहन का पालन पोषण ठीक से नहीं हुआ तो वो दिमाग से कमज़ोर रह गई। हमारी माँ ने कुछ सालों तक हमारा ख्याल रखा, हमारे खाने पीने का ख्याल रखा। उसने जितना हो सकता था उतना किया, लेकिन मैं हर रोज़ देखती थी कि एक वक्त के खाने के लिए माँ को न जाने क्या क्या करना पड़ता था। मैं तब बड़ी हो चुकी थी और वो सब देख मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आता था। गांव के लोग तो कभी कभी माँ को मारते थे, पीटते थे, हमें गांव से बाहर रखते थे, गांव में आने तक नहीं देते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि हमारी माँ 8-10 दिन तक घर ही नहीं लौटी। भूख से हम दोनों बहनों की हालत खराब हो चुकी थी। और एक दिन मुझे खाना दिखाई दिया, खाना जो आज हम खाती है। हमारे घर के सामने से एक अंतिम यात्रा जा रही थी। मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। फिर चिता जलाने के बाद एक एक कर वो सारे लोग वहाँ से चले गए। थोड़ा अंधेरा हो गया और तब मैंने चिता में जल रही लाश को खींचकर बाहर निकाला। मेरे हाथ पांव जल गए, मेरा चेहरा जल गया, लेकिन मुझे और मेरी बहन को खाना मिल गया। लगा जैसे हमारी सालों की भूख मिट गई हो। धीरे धीरे मेरी बहन को इंसानी मांस की चटक लग गई। जब भी कोई लाश हमें शमशान घाट पर जाती हुई नजर आती थी तो हम दोनों खुशी से नाचने लगती थी। लाश को देख मेरी बहन मुझे मांस लाने के लिए कहती, लेकिन मेरी माँ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर हमारे साथ एक अजीब बात हो रही थी कि हम जल्दी जल्दी बड़ी हो रही थी। हमारे शरीर में बदलाव हो रहे थे, पता नहीं कैसे, पर शायद हमारे शरीर पर इंसानी मांस का कुछ अलग ही असर हो रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि काफ़ी दिनों तक आसपास के गांव में कोई भी मरा नहीं। मेरी बहन की हालत खराब होने लगी। मांस न मिलने के कारण वो पागलों जैसे बर्ताव करने लगी। और एक दिन मैं माँ को बिना बताए अपनी बहन को शमशान घाट पर ले गई। खाली शमशान घाट को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी, जोर जोर से चीखने लगी। लेकिन पता नहीं कहाँ से उसी वक्त कुछ लोग किसी की लाश को लेकर वहां आ गए। मैं तो चुपचाप थी, पर मेरी बहन ने जब लाश को आते देखा, पता नहीं उसे क्या हुआ। उन लोगों ने जैसे ही अर्थी नीचे जमीन पर रखी, मेरी बहन किसी जानवर की तरह उस लाश पर कूद पड़ी। लाश को नोचने लगी, उसका सूखा हुआ खून चाटने लगी। उसकी वो अजीब हरकत देखकर वहां खड़े लोग भी डर गए। और उस दिन हमारी माँ को हमारी उस हरकत के बारे में पता चला कि हम कई महीनों से लाशें खा रही थी। उस दिन माँ ने उसे चेटकिन चेटकिन कहकर बहुत कोसा। माँ ने हमें खूब डांट लगाई। मेरी बहन को भी सुधारने का बहुत प्रयास किया, पर वो नहीं सुधरी।
इसलिए फिर माँ उसे बांध कर रखने लगी। मैं तो शांत हो गई। और फिर एक दिन एक गरीब घर में मेरी शादी हो गई। मेरी कहानी भी मेरी माँ की तरह ही थी। मैं भी उसी का नसीब लेकर पैदा हुई थी। 2 अधमरी सी बच्चियाँ और एक शराबी, नाकारा, मारपीट करने वाला पति। मैं अपने पति को छोड़कर अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ आ गई। घर आकर देखा तो मेरी माँ कब की मर चुकी थी। उसके मरने के बाद मेरी बहन ने शायद उसका भी मांस खा लिया था, लेकिन मेरी बहन नहीं मरी। वो तब एक जानवर में बदल चुकी थी। मैंने उसे खोला और उसे गले लगाकर बहुत रोई। अगले दिन सुबह उठी तो मेरी दोनों बच्चियां गायब थीं। झोपड़े के आसपास खून ही खून फैला हुआ था और मुझे समझते देर नहीं लगी कि वहाँ क्या हुआ होगा। मैं जानती थी कि मेरी बहन कहाँ छुपती है। माँ से बचने के लिए वो हमेशा उस सूखे कुएं में जाकर छुप जाती थी। मैं उसे ढूंढते हुए वहाँ चली गई। वहाँ जाकर मैंने उसे बहुत मारा, बहुत पीटा। इतना पीटा कि कोई और होता तो मर जाता, लेकिन उसका शरीर अब अलग तरह से काम कर रहा था। उसे मेरी मार से कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वो छोटी थी तब मैं उसे अक्सर एक बात कहती थी कि भूख ही सर्वश्रेष्ठ है। उस दिन जब मैं उसे मार रही थी तब वो बार बार अजीब आवाज़ में मेरी उसी बात को दोहरा रही थी। आखिरकार मैं थक गई, पर न जाने कहाँ से मेरा पति उसी दिन घर आ गया। मेरी बहन को देख मुझ में भी उस दिन मांस की भूख जाग गई और उस रात हम दोनों ने उसे मार कर खा लिया। और उस दिन से मैं यहीं पर रहती हूँ, मेरी बहन चेटकिन के साथ। हम दोनों मिलकर लोगों का मांस खाते हैं। अब तुम ही बताओ, हमने क्या गलत कर दिया? जो भूख हमें इस शरीर ने दी है, हम उसे ही तो मिटा रहे हैं ना। मैं तो आज भी यही कहती हूँ कि भूख ही सर्वश्रेष्ठ है। उस बुढ़िया की बातें सुनते हुए हम वहीं एक कोने में बैठे थे। हमारा दोस्त अब भी बेहोश था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। तभी झोपड़े के दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। बुढ़िया ने हमें देख मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरी बहन चेटकिन आ गई है। बुढ़िया ने जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खोला, ट्रक ड्राइवर ने वहीं पर एक डीजल की बोतल फोड़ते हुए आग लगा दी। बुढ़िया आग को देखकर घबराकर पीछे हट गई। ट्रक ड्राइवर उस आग से अंदर कूद पड़ा और वहां पड़ी जंजीरों से उस बुढ़िया को बांधने लगा। हमने भी बुढ़िया को पकड़ने में उसकी मदद की, लेकिन बुढ़िया सच में बहुत ताकतवर थी। हमने किसी तरह उसे जंजीरों में बांध दिया। झोपड़ी की आग बढ़ती जा रही थी। हम मनोज को उठाते हुए वहां से निकल रहे थे और तब उस ट्रक ड्राइवर ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बुढ़िया तूने जो भी कहा सच कहा। बस एक बात तूने सच नहीं बताई कि बुढ़िया तुझे खुद मांस की चटक लग गई थी और इसलिए तू यहां आई थी। और ये बुढ़िया खुद आग से डरती थी और इसलिए वो अपनी छोटी बहन को चिता से अज्जली लाशें निकालने को कहती थी। पर इसी वजह से उस चेटकिन का चेहरा और हाथ पैर जले हुए हैं, लेकिन तेरे नहीं है। तुझे लगा कि शायद हमें यह समझ नहीं आएगा, इसलिए वो किसी भूत या चेटकिन जैसे दिखाई देती है। पर तू बहुत चालाक है, वो दिमागी कमजोर है ना, इसी बात का तू फायदा उठाती है और तूने ही उसे इंसानी मांस खाने की आदत डाल दी थी। अबे बुढ़िया, भूख सर्वश्रेष्ठ होगी, लेकिन उससे कई ज्यादा श्रेष्ठ इंसानियत है जो तुझमें नहीं है। ट्रक ड्राइवर जब ये सारी बातें बोल रहा था तभी हमें बाहर से वही भयानक आवाज सुनाई देने लगी। हम मनोज को खींचते हुए बाहर ले गए। तब ट्रक ड्राइवर ने हमें कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह बस दिखने में डरावनी है, इसकी अपनी कोई ताकत, अपना कोई दिमाग नहीं है। और उस ट्रक ड्राइवर की बात सच थी, क्योंकि वो चेटकिन हमें घूरते हुए घबराकर उस कुएं के अंदर चली गई। उसी वक्त ट्रक ड्राइवर ने उस कुएं के अंदर डीजल का कैन छोड़ दिया। हमारे पास जो भी बोतलें थी उन्हें भी उस कुएं के अंदर फेंक दिया और देखते ही देखते झोपड़ी की आग बढ़कर कुएं तक फैल गई और कुआं भी किसी भट्टी की तरह धाए धाए करके जलने लगा। हर तरफ बस चीखे ही चीखे सुनाई दे रही थी, अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी। हम सभी वहां से दूर जाकर और वहां से दूर खड़े होकर झोपड़ी और कुएं को जलते हुए देखने लगे। पता नहीं कितनी देर तक हम वहां खड़े थे, लेकिन हम सभी बहुत थके हुए थे। सच बात तो यह थी कि ट्रक ड्राइवर ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया था और सोच समझकर उन्हें फंसाने का प्लान बनाया था। शायद उस जगह पर अगर हम तीनों होते तो अब तक मर चुके होते। उस दिन दो बातें हुई।
एक बुरी बात और एक अच्छी बात। बुरी बात यह थी कि ट्रक ड्राइवर का साथी मर चुका था, और अच्छी बात यह थी कि नए साल के पहले दिन हम सभी जिंदा थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और जिन्होंने भी इस कहानी का सही जवाब दिया था वो कमेंट में अपने बारे में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही किसी डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।